भू जियोमॉर्फिक प्रोसेस या भू आकृतिक प्रक्रिया, ये क्या होती है? कोई आइडिया बताओ, कुछ पढ़ा है तो। हाँ, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? हाँ बोलो 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 बोलो। देखो इसमें होता है क्या ना इसमें। हाँ ये तो हिंदी हो गई, इसके अलावा किसके? हाँ क्या होता है? बस। क्या, कौन सी प्लेट? प्लेट भी कौन सी? देख रहे हो, इस टॉपिक को ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, ये टॉपिक है ही ऐसा है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ना पढ़ाना दोनों एक चैलेंजेस है। जो जो मैंने कल बता रखा था कि पढ़ के आना, तब आप अपनी भाषा में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ये है किताबी पेचीदगी, है ना। आपको सब कहते हैं, आपको सब पता था कि यही करना है, फिर भी देखो नहीं बता पा रहे हो, यानी है कुछ दिक्कत, ठीक है। चाहे उसकी भाषा में हो, चाहे उसकी अंडरस्टैंडिंग में हो, हम उसी चीज को दूर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत आराम से एक डायग्राम बनाऊंगा, पहले उसको समझना, अभी जल्दी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक, बिलीव करो, ये टॉपिक आप समझ गए ना तो जियोमॉर्फोलॉजी का आधा क्रक्स समझ जाओगे। और यही लोग समझ भी नहीं पाते, और बहुत से लोग सही से समझा भी नहीं पाते। आज देखता हूं मैं कहां तक कामयाब होता हूं, ठीक है। तो फिर इसके दो तरह की फोर्स होती है। एक होती है एंडोजेनिक, इसको बोलते हैं अंतर्जात बल, ठीक है। अंतर्जात बल को भी फिर से दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं ओरोजेनिक, ओरोजेनिक, ओरोजेनिक को बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। बहुत ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत आराम समझना है, क्योंकि ये डायग्राम आप समझ गए तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये होता है आपका ओरोजेनिक। एक होता है एप्रियोजेनिक। क्या होता है? एप्रियोजेनिक। इसको बोलते हैं महाद्वीप निर्माणकारी बल, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं हम ओरोजेनिक पे। आखिर पर्वत किस तरीके से बनते हैं बताइए? पर्वत दो तरीके से बनते हैं। प्लेट तो हर जगह होगा, लेकिन इसका मूवमेंट का टाइप क्या होता है, ठीक है। इस बल को फिर से हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है टेंशन, टेंशन यानी तनाव बल। तनाव बल में क्या होता है? अब मान लो ये कोई सरफेस हो गया, क्यों, इसको समझ गए ना आप आधी कहानी समझ जाओगे। और ये आपके किताब में रखा है, जब ये चैप्टर खोलोगे, लाए हो किताब? तब लाए हो वाली 11th की? मतलब ये कोई छुट्टी है, एक दिन लाओगे एक दिन नहीं लाओगे? नहीं तो 11th का कोई लाया था ना कल? अच्छा वो लड़का तो सब ठीक है, ठीक है, रखा हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये सरफेस ऐसे है, प्लेन है, ठीक है। अब मान लो यहां पर कोई बल काम कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है,
ठीक है। तो क्या होगा, दबाव पड़ेगा, हो सकता है बीच वाला पार्ट नीचे धंस जाए या क्रैक हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होंगे, पर्वत बनेंगे, भ्रंश पर्वत, रिफ्ट घाटी। जो भाग नीचे धंस गया उससे बनेगी दरार घाटी, और जो पार्ट उठा रह गया उससे बनेगा भ्रंश पर्वत। ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी मैं बस ये जो आपके किताब में दे रखा पहले मैं उसको जाऊं, फिर हम एक एक करके डील करेंगे इसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट बनता है इसे बोलते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन, यानी भ्रंश पर्वत। और जो नीचे धंस जाता है ना, इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। अब दूसरा बल क्या होता है, दूसरा बल होता है कंप्रेशन। इसे बोलते हैं संपीड़न बल, और यही भाषा आएगी संपीड़न बल। संपीड़न बल में क्या होता है, अब मान लो कोई ये भूसन्नति है, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से कोई बल लग रहा है, कोई यहां से, जैसे ये ये देखो ये हो गया। अब ये फोल्ड लग रही है, देख रहे हो, दोनों तरफ लग रही है, तो ये फोल्ड हो गया। इसीलिए जब ये फोल्ड लगेगी तो यहां पर कुछ पर्वत बनेंगे। ये दबाव पड़ा, फिर और दबाव पड़ा, फिर और, इससे क्या बनते हैं, फोल्ड बनते हैं। फोल्ड मतलब होता है बलन। इससे क्या बनते हैं, फॉल्ट बनते हैं, दरार बनती है, ठीक है। यानी टेंशन फोर्स से क्या बनते हैं, फॉल्ट बनते हैं, यानी दरार या भ्रंश बनते, ठीक है। इससे बनते हैं बलन। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एप्रियोजेनिक पे, ठीक है। और ध्यान रखिए, ये जो बल होता है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। यानी हमेशा ये क्षैतिज लगता है, ठीक है। कैसे, चाहे ये इधर जा रहा है चाहे इधर जा रहा है, क्षैतिज काम कर रहा है। इसलिए इस बल को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्षैतिज बल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस पे। इसके लिए मैं ये कर देता हूं, कलर चेंज करता हूं, ठीक है। इसमें भी दो तरह के बल काम करते हैं। इसमें होता है, ये बल करता है वर्टिकल, वर्टिकल या इसे लंबवत बल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फोर्स होता है अपवर्ड, अपवर्ड को बोलते हैं अधोमुखी, अधोमुखी वो बोलते हैं, कि हिंदी देख लेता हूं, हिंदी आपके लिए लाके आया हूं मैं, हाँ, आरोही, ठीक है, आरोही। एक होता है डाउनवर्ड, यानी अधोमुखी, नीचे की ओर, ठीक है। ये बल होता है, ये दोनों ध्यान रखेंगे। अब इसमें होता क्या है, हाँ? अरे बना रहा हूं भाई, मैं बना रहा हूं, पहले मैं अपना काम तो कर लूं, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, कोई चीज, जैसे मान लो ये बन गया, तो एक नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ऊपर होगा इसे बोलेंगे एंटी
सिंक्लाइन, इसे बोलेंगे सिनक्लाइन। इसकी हिंदी देख लेता हूं आप लोग के लिए। हिंदी कहाँ गई भाई इसकी? हाँ, एंटीक्लाइन। ये पढ़ा नहीं अपने साल, पढ़ा लिया करो, जब मैं बोला करूँ ना इसे अपनति। अपनति, और इसे बोलते हैं अभिनति। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका हो गया आपका अंतर्जात बल। ठीक है, मोटा मोटी। अब हम करेंगे बहिर्जात बल के बारे में। हाँ, एक तो भूल गया इसमें। इसमें हम लोग हो गया ये, हाँ ये हो गया एप्रोजोनिक, ये हो गया। इसमें देखो एक बल और होता है इसमें। एक होता है ये जो बल आ रहा है आपका ओरोजेनिक और एप्रियोजेनिक, इस बल को हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। इसे बोलते हैं पटल विरूपण। देखो ये हिंदी होती है। पटल विरूपण मतलब समझते हो? जो हमारी पटल है सरफेस से, इसे डीफोल्ड कर देना। अब समतल है, कहीं ऊंचे पर्वत बन गए, कहीं घाटियां बन गई, इसे बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग स्लो मूवमेंट। क्यों बोलते हैं स्लो मूवमेंट? क्योंकि आपने अपने आंखों से कोई पर्वत पठार बनते देखा है? नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया कम से कम 10-20 हजार साल की होती है, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। तो आप आंखों से नहीं देख सकते हो, इसलिए इसको स्लो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है, एंडोजेनिक का ही एक पार्ट होता है। इसको मैं एक एंडोजेनिक का एक पार्ट होता है सडन फोर्स। ठीक है, इस फोर्स में क्या होता है? इस फोर्स में इसको बोलते हैं तीव्र बल। जैसे धरती के अंदर से भूकंप या ज्वालामुखी आते हैं, वो आपको कोई पूर्व चेतावनी नहीं देते हैं। ठीक है, अचानक क्या होता है, वो आता है और विनाश करता है। तो सडन फोर्स के अंदर क्या आएगा आपका? अर्थक्वेक, यानी भूकंप, और वॉल्केनोस यानी ज्वाला। ये हो गया आपका पूरा। बड़ा खोज में लग गया होगा, फिर समझाता हूं मैं। सोचो, अभी तो मैं एक पार्ट समझाया इसका। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है, लेकिन इसको समझाना है होता कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें एक साथ याद रहेगी, इसलिए मैं कहता हूं ये सबसे टफ टॉपिकों में से एक है। फिर समझा रहा हूं, हमारे अर्थ के अंदर दो तरह के, अब मैं इसको अलग से कर लेता हूं। हमारे अर्थ पर दो तरह के बल काम करते हैं। एक होता है एंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक। इसे बोलते हैं बहिर्जात बल। देखो, एंड्रोजेनिक में दो बल आते हैं, एक आता है डायस्ट्रोफिज्म, एक आता है सडन। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? स्लो होता है। स्लो में दो फोर्स थे, ओरोजेनिक, एप्रियोजेनिक। जिसे ओरोजेनिक का मतलब है, तो ओरो मतलब पर्वत होता है। ठीक है, ओरोजेनिक मतलब पर्वत, यानी ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं पर्वत निर्माण की बता रही हैं। ठीक है, एप्रियोजेनिक मतलब महाद्वीप। अब इससे भाई कोई उड़ गया तो कई महाद्वीप पे पर्वत बन गए, ये बन गए, घाटियां बनी, कई सारी, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग एप्रियोजेनिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें आ गया सेकेंड पार्ट, सडन मूवमेंट, अचानक। इसमें भूकंप ज्वालामुखी, क्योंकि भूकंप ज्वालामुखी अलग से आपके लिए टॉपिक है, तो ये आप जानते हो, इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसको मैं जब अलग से कराऊंगा भूकंप ज्वालामुखी, तब हम चर्चा करेंगे। यहां आपको जानना है कि ये बल होते क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब इस बल के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये जो चीजें बन रही हैं, इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है बताइए। अगर आप लोग को मेरी इंटीरियर ऑफ द अर्थ की क्लास याद है तो आप आराम से कर लोगे। हैं? अब भाई इसको एनर्जी कहां से मिल रही है? स्लो फास्ट बता दिया ना, एनर्जी कहां से मिल रही है? जैसे आप यहाँ क्लास में बैठे हो, आप खाना नाश्ता करके आओ ना, एनर्जी सोर्स आपका खाना हो गया। इसका सोर्स क्या है? लावा। दैट्स गुड। हमारे पृथ्वी के अंदर, जब मैंने कहा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ में अंदर मैग्मा खोल रहा है, ठीक है, तो होता क्या है, ये प्रक्रिया, इसको नया पेज लेता हूं, इस पेज को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब ये हमारी अर्थ होगी, सिंपल भाषा, हमने इस पार्ट को कट कर लिया, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। देखो ये हो गया आपका क्रस्ट, यानी भूपर्पटी, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर, ठीक है। अब बहुत ध्यान देना यहां पे, ये जो क्रस्ट है ना, पूरा क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा पार्ट, ये वाला, इसे हम बोलेंगे अपर मेंटल। अगर आपको याद हो इंटीरियर ऑफ द अर्थ बताया था मैंने मेंटल का, अपर मेंटल। तो अब ध्यान देना, पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लिथोस्फीयर या स्थलमंडल, ठीक है, जिस पे हम अब खड़े हैं, ये क्लास है सब कुछ। इसके नीचे ये मैग्मा वाला एरिया है, जहां से मैग्मा निकल रहा होता था, 100 से 200 किलोमीटर वाला एरिया, इसे बोलते हम लोग एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। अब देखो, जो एस्थेनोस्फीयर है, ये किस अवस्था में है? ये तरल अवस्था में है, यानी लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो ये जो लिक्विड है, इसी पर ये हमारा लिथोस्फीयर तैर रहा है। इसमें क्या होता है? एनर्जी बनती है। कैसे बनती है? देखो, अब कोई चीज खोलेगा, जैसे आप दूध खोला रहे हो और ढक्कन से बंद कर दियो, तो जैसे उबलेगा तो वो ढक्कन ऊपर कर देगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, अंदर मान लो मैग्मा खोल रहा है, ये सारा मैग्मा है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई बल लगेगा और ये बल कुछ ऐसे जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो सर्कल के रूप में घूम रहा है, क्योंकि जो स्टीम बनता है वो एक एंगल में घूमता है, ठीक है, तो घूम रहा है। लेकिन ये जो खोलेगा, इससे स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी, ये इस पे धक्का मारेगी, धक्का मारेगी, तो कई बार ये बल धीरे धीरे काम करेगा, हल्का हल्का मोड़ पड़ेगा, दरार पड़ेंगे, लेकिन कई बार ये सडन फटेगा, जैसे ज्वालामुखी फटता है, भूकंप आता है। इसी को बोलते हम लोग कन्वेक्शन करंट, ठीक है, संवहनीय धारा। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृति बन रही है, चाहे वो सडन मूवमेंट से, अभी मैं अंदर की बात कर रहा हूं, बाहर की नहीं, बहुत आराम से, अभी मुझे पता है ये क्लास बहुत टफ लगेगी आप लोग को, ठीक है। तो अंदर जो बल, अब जो ये मैग्मा खोल रहा है, इससे जो हीट मिल रही है, वो हीट, और ये हीट बहुत बड़ी है। इसको अगर अनुमान लगाना तो बहुत छोटा एग्जांपल ले सकता हूं मैं, भूकंप आता है नेपाल में, हिल जाते हैं पूरा नॉर्थ इंडिया, भूकंप आता है हिंदू कुश में, हिल जाता पूरा ये, तो उस बल को मानिए कि पूरा धरती हिल जा रही है, तो बल तो है। तो ऐसे बल अर्थ के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ये बल, ये मैग्मा खोल कैसे रहा है? तो हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे रिएक्टिव मेटल पाए जाते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ज़िरकोनियम, ये सारे,
ये अंदर इसी मैग्मा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे इतना बड़ा अगर यूरेनियम का टुकड़ा मेरे हाथ में हो, अगर मैं उसको किसी पैकेट से निकाल के यहां खुला रख दूं तो आग पकड़ लेगा, इतना रिएक्टिव होता है। मतलब खुले में उसको रखा ही नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, यहां से इसको एनर्जी मिली। अब समझिए एनर्जी का सोर्स क्या हो गया। क्लियर है आप लोग का? ठीक है, अब मैं वापस आता हूं। अब हाँ आते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्स पे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सोजेनिक फोर्स पे। देखो, एक्सोजेनिक फोर्स भी दो तरह की होती है। एक होता है वेदरिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपक्षय। अब मेरे ख्याल से अपक्षय पढ़ तो आप जानते हो, मैंने इतना चर्चा कर दी इस पे, आप समझ रहे हो। पहले पढ़ने फायदा क्या होता है, अब धीरे धीरे चीजें को रिलेट होंगे, बार बार रिपीट होंगी किसी न किसी सेंस में। इसे बोलेंगे इरोजन, अपवर्तन। ठीक है, अपक्षय भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, ये होता है आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। देखो, ये पार्ट हम करेंगे कल, क्योंकि अभी मैं इसको समझा रहा हूं पूरा फोर्स है क्या, क्योंकि यही अपने में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अपक्षय में क्या होता है, भौतिक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई चट्टान है, दिन में वो गर्मी से फैल जा रही है, रात में सिकुड़ जा रही है, हजारों साल की प्रक्रिया में टूट के बिखर जाएगी। केमिकल में क्या हो गया, कोई कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान है, उस पर बारिश होगी, उस पर दरार बन जाएगी जैसे चूने पे पड़ जाती है। बायोलॉजिकल में क्या हो, किसी जानवर ने बिल बना दिया। ठीक है, किसी पौधे की जड़ चली गई अंदर। ठीक है, उसने चट्टान को, जैसे आप देखो पीपल का पेड़ किसी भी कांच की बिल्डिंग को उग जाता है, उसको कहां से खाद पानी मिलता है कोई नहीं जानता। ध्यान दिया आपने? तो वही चीज है? इसकी वजह क्या होती है, हमारे अर्थ का एक इकोसिस्टम है, वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। आप जानते हो इस धरती पे इतनी सारी हरियाली कैसे है, किसी पक्षी ने बीज खाया यहाँ पे और उगला जाके 10 किलोमीटर दूर, तो वहां पर पेड़ उग गया। तो वो सब होता है, ये सब ऐसे ही होता है ये। क्योंकि कबूतर हर जगह बैठते हैं, कबूतर हर चीज खाते हैं, कबूतर की जो खाद होती है, जो है ना, जो बीट होती है, वो सबसे अच्छी खाद होती है, और जहीं गिर जाएगी वो उगा देगी वो अपना, इसीलिए। ठीक है, ये समझ गया आप। अब आते हैं इरोजन पे, आते हैं हम लोग। इरोजन में हम देखेंगे लैंड फॉर्म वाला चीजें, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा रिवर, विंड, इसमें आ जाएगा ग्लेशियर, नदी, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे पवन, इसको बोलेंगे हिमनद। ठीक है, इसमें बोलेंगे आप लोग, इसमें कास्ट यानी चुना, इसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। ये आपके दे रखा है बुक में। ठीक है, देखो बुक आप लोग देखो, आज नहीं तो कल आपको बुक खरीदनी है। ठीक है, तो मैं तो वही बोलूंगा, मैंने पहले बोल रखा आप लोग को। आप तो अब पढ़ते हो, लगभग 10 दिन होने वाले हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए बुक लिए रहोगे, तो इसलिए मैं आपको पहले, मैं जानता हूं टॉपिक की वेटेज क्या है। अब इतना है, देखो सुन कितना सारा लग रहा है, आप कितने सारे हो चुके, अब इसको एक एक करके डील करना है, ये चैलेंजिंग काम। ठीक है, तो इसलिए अगर पहले से पढ़े रहोगे तो चीजें हमारे लिए काफी आसान होंगी। इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है आज। ठीक है, अगर हो पाया एक पार्ट, दूसरा पार्ट तो हम चर्चा कर लेंगे उसकी, फिलहाल तो मैं एक ही बार चल रहा हूं उसको। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, हम केवल एंडोजेनिक चर्चा करेंगे अब अलग से।
ठीक है, अब देखेंगे हम आप बहुत ध्यान से, ठीक है, एक एक करके। देखो, ओरोजेनिक को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्वत निर्माण बल। देखो, पर्वत निर्माण हमारे अर्थ पर दो तरीके से बल से बनते हैं। ये होते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं, ठीक है, एक होता है टेंशन, एक होता है आपका संपीड़न या फिर कंप्रेशन। पहले हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, टेंशन की। टेंशन हो गया। अब टेंशन में क्या होता है, बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। यहां पर कोई सतह एक दूसरे से दूर जा रही है, अब कुछ खींचोगे एक लिमिट तक तो दरार पड़ेगी, टूटेगी वो। तो इससे क्या होगा, बीच वाला पार्ट नीचे धंस जाता है, इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है, या बोलते हैं इसे भ्रंश घाटी, और इसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत, ठीक है, भ्रंश पर्वत बोलते हैं। और दुनिया में जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहां पर है? खोलो एटलस, एटलस खोलो। इस पे खोलो अफ्रीका। मिल गया अफ्रीका? अफ्रीका में एक मिनट में अपना निकाल रहा एटलस, एक मिनट। अफ्रीका में ध्यान दो, यहां पर इस जगह देखो, यहां पर एक पिंक कलर की डॉट लाइन दिखाई पड़ेगी आपको। ऊपर से देखो, यहां पे आओ, यहां से लेकर जहां जहां डॉट लाइन जा रही, ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो, कहां जा रही है? ये नीचे देखो जाएगी आपकी, नीचे जाएगी बिल्कुल, दिखाई पड़ रहा है, मलावी लेक से नीचे जा रही है, ठीक है, जा रही है। अब देखो, ये दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। अब मैं यहां पे बना दूं अफ्रीका का मैप, यानी ये जो रिफ्ट वैली है, ये पूरी अफ्रीका से स्टार्ट होकर और एशिया से स्टार्ट होकर अफ्रीका तक जाती है। एशिया में ये कौन सी जगह है? ये आपका पड़ता है डेड सी, ठीक है, जॉर्डन, जॉर्डन कंट्री है। जॉर्डन से स्टार्ट होकर ये टंगनिका लेक से नीचे तक जाती है, और ये दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। इसकी लंबाई लगभग 5600 किलोमीटर है। अब इस रिफ्ट घाटी पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब आपसे पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? कहां पे है? अफ्रीका में है, ग्रेट रिफ्ट वैली। और ये लाल सागर है ना, इसी रिफ्ट घाटी का पार्ट है। आपसे अफ्रीका में उस मैप को ध्यान से देखो तो उसमें कई सारी झीलें मिलेंगी। ध्यान दो, मैं नाम ले रहा हूं, उसको ढूंढना, वहां पे नाम मिलेगा आपको। एडवर्ड लेक, अल्बर्ट लेक, टंगनिका लेक, रुकवा लेक, विक्टोरिया लेक, मलावी लेक। मिला? नहीं मिला? नहीं मिला? बहुत ध्यान से ये देखो,
एल्बर्ट, एडवर्ड, क्यूवू, विक्टोरिया, टंगनिका, रुकवा, न्यासा, मलावी कह रहे थे, हाँ मलाविया, ठीक है, ये सारी लेके ये पिंक लाइन जा रही है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, यहां बीच में पड़ती है एक विक्टोरिया लेक। ध्यान को विक्टोरिया लेक से पिंक लाइन नहीं जा रही है। आपको 4 ऑप्शन देगा, 3 यहां से, एक विक्टोरिया। पूछेगा इनमें से कौन सी झील रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, ठीक है। और इसी विक्टोरिया लेक से दुनिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, कौन सी? नील नदी। नील, ध्यान को ऊपर जाओ, नील दिखाई पड़ेगी आपको, ध्यान से देखो। होगा, ठीक है, दिखाई पड़ेगी आपको। और उसमें देखना ध्यान से, अगर ये कर रहे हो तो ये कर लो मैप में ही। जब यहां देखो, यहां पे 2 नील है, ध्यान को, एक व्हाइट नील दिखाई पड़ेगी, ब्लू नील। जो व्हाइट नील है वो निकलती है विक्टोरिया झील से, और जो ब्लू नाइल निकलती है वो निकलती है लेक टाना। ध्यान को लिखा होगा, लेक टाना लिखा होगा, जहां पे ब्लू नील लिखा है लेक टाना लिखा है, ये ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब ब्लू नील और व्हाइट नील कहां मिल जाती है? खारदूम में, ठीक है। खारदूम कहां पड़ता है? ये पड़ता है, सूडान की राजधानी है, ठीक है। और यहीं यहीं पे बना है सेनार डैम, ठीक है। आगे ऊपर चलते चले जाओ, आपको मिलेगा आसवान डैम, मिल गया आसवान डैम। आगे चले जाओगे, ये यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं नील का, इसीलिए ये पूरा एरिया मिस्र का जो एरिया है, मिस्र को नील का वरदान कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये नील नदी ना होती तो वहां पे जीवन होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये और दुनिया की सबसे लंबी मरुस्थल से बह रही है, कम बड़ी बात है, इतनी बड़ी, तो ये यहाँ के लिए बहुत जरूरी है। इसी के बगल में देखो मिलेगा नूबियन डेजर्ट। ये नूबियन डेजर्ट पूछा हुआ है, ऐसे मैप में कराऊंगा मैं। कितने लोगों ने इसका नाम सुना पहले, आज से पहले? नूबियन डेजर्ट, ऐसे बहुत डेजर्ट है। अब यहाँ खोला है तो आगे देखो, नूबियन डेजर्ट है, लीबियन डेजर्ट है, एयर प्लेटू है, इडुगी देखो, इधर देखो, इस तरफ देखो, एयर प्लेटू, चेस डेजर्ट, इडुगी डेजर्ट, देख रहे हो ये सब, ऐसे बहुत से डेजर्ट हैं। यहां पे देखो ध्यान से, सोमालिया पास लिखा हुआ ओगेडन डेजर्ट मिला है। यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा इस पे, 2007 के आईएएस में, 2008 के, लगातार 2 साल। पता था? नहीं पता था, और किताब में कहीं नहीं है, ये तो मैंने छोटा सा बताया आपको मैं। ऐसे मैप के बहुत सारे पार्ट हैं। देखो यहीं पे देखो मिलेगा नामीब डेजर्ट, नीचे मिलेगा कालाहारी डेजर्ट्स, कटंगा प्लेटू दिखाई पड़ रहा ऊपर, उसी के ऊपर देखो कटंगा प्लेटू मिला। कटंगा प्लेटू में, ठीक है, दुनिया के बहुत बड़े मात्रा में तांबे के भंडार पाए जाते हैं, पूछा क्वेश्चन आई इसमें। ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग समझने के लिए, ठीक है। अब यहां ये, अब समझ गए आप लोग। अब देखो यहां पर क्या होता है, रिफ्ट वैली बनी। रिफ्ट वैली देखो 2 तरीके से बनती है, बहुत ध्यान सुनना। रिफ्ट वैली एक क्या होती है, जब बीच वाला पार्ट नीचे धंस जाए, बीच वाला पार्ट नीचे धंस जाए और साइड वाले पार्ट अपनी जगह खड़े रह जाए, ऐसे बनेगा, ठीक है। और इससे बनी है रिफ्ट वैली। और भारत की जो 3 नदियां हैं, दरार घाटी से होकर बहती, केवल 3 नदी हैं, उन तीनों नदी का नाम पता होना चाहिए आपको। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आप लोग तैयारी कब से, अभी अभी स्टार्ट किए कि कम 6 महीने या 1 साल पढ़ चुके हो? सच बताना। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर बिल्कुल नए हो तो आपकी गलती माफ है।
क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैं कोई नई चीज पूछ रहा हूँ। इसमें 3 नदी हैं, एक है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ठीक है, ये बन गया। अब दूसरी तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है इसमें, बहुत ध्यान देना इसमें। अब इसमें क्या हो गया, इसमें साइड वाला पार्ट ऊपर उठ गया और बीच वाला अपने जगह खड़ा रह गया। अब देखो यहां क्या था, ये दिखाया था, दिखने में सेम दिखेगा लेकिन प्रोसेस का फर्क है। इसमें जो ये वाला पार्ट था ये बना था भ्रंश पर्वत। भारत में कोई भ्रंश पर्वत है? तो नदियां है ना, बताओ नाम। सतपुड़ा। देखो एटलस निकालो, इंडिया का निकालो, इंडिया का। अब तो ऐसे एटलस एटलस का यूज होता है धीरे धीरे। आप अपना एटलस क्यों नहीं लाते भाई? क्यों भूल जाते हो तो ऐसे के हैं? जब आप, जब मैं भी कुछ भूल जाऊं, मैं क्यों लेके आता हूं अपने नोट्स, है ना। अब यहां देखो ध्यान से, वहां नहीं, उसके आगे खोलो, उसके मध्य प्रदेश वाला पेज होगा, मध्य प्रदेश का पेज अलग से होगा। खैर वहां भी होना होना चाहिए, एक मिनट को। चलो नहीं, वो वही पेज खोलो, वो वही वही वाला खोलो, वही मेरे को। ध्यान देखो, यहां पे देखो विंध्यन दिखाई पड़ेगा, नीचे सतपुड़ा, इसके बीच से दिखाई पड़ेगी नर्मदा नदी, दिखाई पड़ गया। यहां देखो, जब जब मैं दिखा रहा हूं पहले, यहां देखो विंध्यन, सतपुड़ा और बीच में नर्मदा, मिली नहीं मिली? एक मिनट छोड़ो, मुझे मुझे जो सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, और बीच में नर्मदा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत भी रखा क्या? अच्छा हाँ, देखो रखा, ये सही है। देखो सतपुड़ा हो गया, विंध्यन हो गया, क्या हो गया, बीच में देखो ये जा रही है नर्मदा। इसके लिए एक तरीका क्या होता है आप लोग के लिए, आसान रहेगा, आप लोग एक हाइलाइटर ले लो, ठीक है। तो चीज छोटे छोटे काम है, ये मैं ऐसी कोई चीज आपसे नहीं बोल रहा हूँ जो आप नहीं कर सकते। ये आपके देख लो मेरा एटलस, और वो मैंने कहा था कि ब्लू पेन से जेल से बना लेना, ये देख लो, ये आपके लिए फायदा करेगा। कि अब देखो इससे पता लग रहा है ये मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ी, ये मध्य प्रदेश हो गया बीच का। ये आपके लिए जो धीरे धीरे काम करोगे ना, तब निकल के इस पे आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ ये हो गया ब्लॉक पर्वत हो गया आपका एग्जाम्पल, इसे मान लो विंध्यन, इसे सतपुड़ा मान लो, बीच में नर्मदा बह रही है, अच्छा एग्जाम्पल हो गया ये आपका। लेकिन जब साइड वाले पार्ट ऊपर उठ जाए, बीच वाले अपनी जगह खड़े हो जाए और बीच वाला अपनी जगह स्टेबल रहे, तो इसे बोलते हैं हम लोग, हालांकि वो रिफ्ट वैली का ही पार्ट है लेकिन नाम इसका अलग हो जाता है, इसे बोलते हैं रैंप वैली। रैंप घाटी, कभी नाम सुना इसका रैंप घाटी का? कोई नदी जो रैंप घाटी में बहती भारत में? यहां नहीं मिलेगा। ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, लिख लो, किताबों में बहुत कम मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में बहती है, इसलिए देखो अब हम एक पे चर्चा कर रहे हैं, हम डिटेल्स कर रहे हैं, देख रहे हो, अब हम उस पे थे, अब आराम से करेंगे इस पे, एक एक चीज बहुत आराम से, जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है क्योंकि ये टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। एक होता है इसमें, एक और होता है, अब देखो दिखने में सेम दिख रहा है ये, अब देखो ये था कुछ ऐसा,
इसलिए बना देता हूँ समझाने के लिए। ठीक, ऐसा था। अब क्या हुआ, ये साइड वाले पार्ट चले गए नीचे, ठीक है। साइड वाले चले गए नीचे, और बीच वाला अपने खड़ा रहा, या बीच वाला ऊपर भी उठ गया, कोई बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हॉस्ट पर्वत। इसका एग्जाम्पल है जर्मनी का हॉस्ट पर्वत। निकालो यूरोप का मैप निकालो, देख लो एक ही चीज कितने से बन गए, देख रहे हो ना, एक ही चीज से कितनी चीज बन गए। तो यही चीज जानना है, ठीक है। यूरोप निकालो, यूरोप आराम से बिल्कुल चलना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अभी लिखवा में रख दूंगा इसको, ठीक है। हो गया। यूरोप में यहां देखो, होस्ट माउंटेन, होस्ट माउंटेन, होस्ट माउंटेन, होस्ट यहां पर शायद दे नहीं रखा है, चलो कोई नहीं। आप गोल मिलेगा, यूरोप में मिलेगा, है होस्ट माउंटेन। ये यहां देखो, यहाँ लिखा हो वॉसेज लिखा होगा, उसके बगल में है कहीं वो, छोड़ो आप जानो, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर एक चीज, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा काम किन लोगों ने किया, तो जर्मन वैज्ञानिकों ने खूब काम किया है। तो ये जो रिफ्ट वैली है ना, इसको जर्मन भाषा में बोलते हैं ग्रेवेन। ध्यान रखिएगा, जर्मन में मिलेगा ग्रेवेन। ये कहाँ मिलेगा, 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें चैप्टर नंबर 3 या 4 में दे रखा है, पढ़े होंगे, ठीक है। 6 क्लास, साइड में पूरा फिगर बना हुआ है? हाँ, एनसी देखो, इसलिए कहूँ कुछ चीज लेके आया करो यहाँ पे, मैंने अभी बोला 6 7 7 दिखाओ, 6 नहीं 7 नहीं 6 है, तो मांग लो जाके। तो होगी किताब तो ऑफिस में, घर थोड़ी लेके होंगे वो, चाहे घर थोड़ी लिखेंगे। इस चीज को चैप्टर बहुत आराम समझना है, ठीक है, बहुत आराम से देख लो, क्योंकि ये फिगर आपको एग्जाम में घुमा देंगे, इसलिए मैंने एरो बना कर रहा हूँ। इतना किताब में डिटेल में नहीं रखा है, मुझे पता है ना, बस वो इसलिए ज्यादा पढ़ के आओगे ना तो ये समझ में आएंगे, अंडरस्टैंडिंग। मुझे भी डायग्राम इससे देखना पड़ा है, क्योंकि ये नाम अलग अलग हैं, मैं इनको समझा तो सकता हूँ लेकिन ये नाम थोड़ी है, तो ध्यान रखेंगे। अगर ये ओरोजेनिक लगा तो पूरी कहानी आपको याद रहनी चाहिए, अगर वो एप्रोजेनिक बोला पूरी कहानी दिमाग घूम जानी चाहिए कि क्या बोल रहा है वो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या ना, मुझे यूपीएससी से एक शिकायत हमेशा रहती है कि वो सिलेबस तो क्लियर कर देता है लेकिन क्वेश्चन कभी क्लियर कट नहीं देता। ध्यान दियो, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे लेकिन बिल्कुल बुक से हैं, क्या बिल्कुल बुक से बाहर चले जाएगा। बुक से बाहर मतलब कि टॉपिक ये रहेगा, इसी को इतना डिटेल पूछ लेगा कि रिसर्च की किताबों ढूंढना पड़ता है उनको। इस बार भी देखो काफी बैलेंस पेपर है, सारे बच्चे खुश हैं, ठीक है। तो वजह वही है कि आप जब ऑफिशियल सिलेबस दे रहे हैं तो ऐसा बनाइए, इस चक्कर में टीचर को भी बियॉन्ड बुक जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बुक में बताएंगे तो खाली इतना दे रखा है, इसका कुछ नहीं दे रखा है।
नहीं आया क्या अभी? टाइम लग गया तो नहीं तो आ जाते फिर वही। चलो मेरे तो समझिए आप, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हम लोग इसमें कंप्रेशन फोर्स, इससे बोलते हैं संपीड़न बल। इसको मैं अगले पे समझा रहा हूं, ठीक है, बस नाम ही रहेगा इसके आगे, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अब देखो संपीड़न बल में क्या होता है, फिर क्या ले आओ, मुझे लाओ। किया क्या है ये? अरे, बताओ, इन्होंने वो चैप्टर ही गैप कर दिया है। क्या मतलब इस चीज का है? अरे नया क्या बर्बाद कर दिया इन्होंने तो बिल्कुल। नेट कुछ में देख रहा हूँ मैं तो वो चैप्टर ही हटा दिया पूरा। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, मैं इसी में मैं कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसमें है ही नहीं वो चैप्टर वो चीज। अब बताओ बच्चे दो दो बुक कैसे खरीदेंगे की क्लास की, पुरानी एनसीईआरटी नहीं एनसी, गलत चीज है ना ये चीज। अब वही कोई बोल दे तो वो पॉलिटिकल बातें फिर हो जाती हैं, है ही नहीं वो चीज, बकायदा फिगर मैंने सब दे रखा था। पकड़ो। हाँ हाँ, चलो इसके लिए कोई नहीं, इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। आप गूगल करो, गूगल में सर्च करो ज्योग्राफी 6 क्लास ओल्ड एनसीईआरटी, मिल जाएगा आपको। तो जब बात पड़ी तो दिखा के शुरू करेंगे हम लोग। करो ज्योग्राफी 6 क्लास एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 3 होगा, मैं देखता हूँ। मेजर डोम, एक मिनट लाओ, ओपन एनसीईआरटी लाओ, एनसीईआरटी लाओ, एनसीईआरटी लाओ, ओल्ड एनसीईआरटी सर्च करो इसमें मेरे पास। क्या कर दिया उन्होंने बिल्कुल।
नहीं दे रखा है इसमें, चलो इसमें होगा। ओल्ड डेंसिटी मिला, देखो है ना इसमें, देखो ये बोला जाता है, गुड, वो अच्छा। चैप्टर नाम क्या है देखो, पृथ्वी प्रमुख स्थल यानी मेजर डोमेन, उसमें हटा दिया देखो यहाँ पे, देखो ये दिया पर्वत, ये जो नीचे धसा है द्रोणिका बोल रहे हैं ना, इसी को ग्रेवन बोलते हैं, शायद देर भी रखा होगा, देखो यार देखा, द्रोणिका और ग्रेवन, ऊपर वाले को होस्ट जो बनाया था मैंने। हाँ हाँ निकलवा लो, एक है चैप्टर निकालो, इसका चैप्टर निकालो, देखो है ना, यही चाहिए। वो आप अपना देख लो, अपने अपने अपनी सुविधा देख लो, मैं ये नहीं करूँगा, है कि नहीं, वो अपने देखिए आप देख लो, और कोई अपने नोट्स बना लो ना, क्या दिक्कत है खरीदने का, नोट्स बना लो, पढ़ा में रहा है उस चीज़ को, तो पैसा बचा सकते हो मर्जी आपकी, नहीं तो अगर आप सक्षम हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पैसा खर्च वाला टीचरों में नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपसे कम से पैसा खर्च हो, इसलिए मैं, समझ गई मेरी बात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग संपीड़न बल पे, ठीक है, इसी का पार्ट है। देखो संपीड़न में क्या होता है, ये जो फोर्स होती है इसे बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट, सॉरी अभी तो ओरिजिन चल रही ना, हाँ कंप्रेशन फोर्स, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा कोई मलबा हो गया, मलबे में अगर दबाव पड़ेगा दोनों तरफ से, एक तरह के इसको हम लोग कंप्रेशनल फोर्स भी बोलते हैं, चाहे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोल सकते हैं, या अब आगे प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब समझेंगे। दबाव पड़ेगा, कुछ दबाव पड़ेगा तो यहाँ बीच में फोल्ड पड़ेगा, फोल्ड पड़ेगा, ये जो फोल्ड पड़ते हैं इन्हीं फोल्ड को भी अलग अलग नामों जानते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीज होती है, बहुत ध्यान रखना इसमें, इसमें क्या होता है, इसमें बनते हैं पर्वत भी, ठीक है। पर्वत कौन से बनेंगे, जैसे हमारे फोल्ड माउंटेन है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, वो ज्यादातर फोल्डेड माउंटेन है, चाहे वो प्लेटेड है? हाँ हाँ वही वही, यही तो बने से वैसे बन रहे हैं। इसमें क्या मलबे पे दबाव पड़ रहा है तो ये बैंड पड़ जा रहे हैं, यानी मोड़ पड़ जा रहे हैं, इसीलिए इनको मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं। हाँ मैं कर रहा हूँ फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ये बोलते हैं। इसी में ऐसा नहीं होता, इसमें एक चीज और होती है, इसमें प्लेटें एक दूसरे से टकराती भी हैं, ठीक है, जैसे एंडीज रॉकीज बने हैं, क्योंकि साउथ अमेरिकन प्लेट, और यहां मैं बनाता हूं आप लोग को समझाने के लिए, और आपके एटलस में दे भी रखा होगा, मैं भी दिखाऊंगा आप लोग को। अब देखो यहाँ पे है एंडी और रॉकीज, यहाँ पे है एंडीज, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है पैसिफिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, एक ही एरिया है। अब यहाँ पे एक प्लेट जा रही है ऐसे, ये और ये, तो इनमें क्या होगा, जो प्रशांत प्लेट होगी, ये मैं कराऊंगा प्लेट टेक्टोनिक पे, यहाँ के पर्वत के सेंस बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। जब प्लेटें जो महासागरीय प्लेट होती हैं, कल बताया था मैंने वो दिन इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या था, जो महासागरीय प्लेट थी वो भारी थी और घनत्व उसका अधिक था। हमेशा जब भी दो प्लेट टकराएंगी और एक प्लेट अंदर जाएगी, जो अंदर प्लेट जाएगी वो हमेशा महासागरीय होगी, अगर महाद्वीप महासागरीय भाग में टक्कर हो रही है तो, क्योंकि महासागरीय प्लेट भारी होती है, उसकी मोटाई कम होगी लेकिन भारी होगी, भारी प्लेट नहीं जाएगी पिघलेगी तो लावा या मैग्मा निकलेगा, उससे बनेंगे पर्वत, ठीक है। लेकिन वो हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स बात कर रहे हैं जहां पे दबाव पड़ रहा है, ठीक है, इस तरह। अब हिमालय क्यों बना, हिमालय इस तरह नहीं बना है, हिमालय यहाँ पे बीच में क्या था, मलबा था, कौन सा, तैथिस सागर वाला मलबा था जो नदी रह गया, इन मलबों के दबाव पड़ने से बैंड पड़ा है, क्योंकि हमारे और कोई महासागर तो है नहीं हिमालय के आसपास, इसलिए दोनों प्लेट कौन सी थी, महाद्वीपीय प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस तरह बना है पर्वत, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट अपनी ये खड़ी रहेगी, पर्वत, देखो उसमें होता है
जब ये प्लेट अंदर जाती है, अब देखो नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, डाउट होने चाहिए, ठीक है। देखो यह मैंने मोटा बनाया है, आप पतला है, ये हो गया ओशनिक प्लेट, ये हो गया कॉन्टिनेंटल, ये हो गया महाद्वीपीय, ये हो गया महासागरीय, ठीक है। अब देखो जब भी टकराएगी नीचे आएगी, ये नीचे जाके पिघल जाएगी, ठीक है, पिघल जाएगी, टकराई हुए, तो यहां से लावा का फ्लो निकलेगा और इसको तोड़ के बाहर बनेगा पर्वत, समझ गए, इसी तरह हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कंप्रेशनल फोर्स हो गए, ठीक है। और हाँ, ये हो गया हमारे ओरोजेनिक फोर्स हो गए, ठीक है। अब आते हम लोग इसमें, अब हम आ रहे हैं एप्रियोजेनिक में, ठीक है, इसलिए मैं एक समझा रहा हूं आप लोग को, मैं लिखवा दूं पहले थोड़ा सा, हाँ हाँ, ठीक, ठीक है। अब आएंगे एप्रियोजेनिक, देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो बल काम करेगा वो महाद्वीपों का निर्माण करेगा। जैसे पूरी पृथ्वी है, अब अंदर से कोई बल होगा तो कहीं उठाएगा, एक भाग उठेगा तो नीचे जाएगा, इससे बनेंगे फोल्ड बनते हैं, अलग अलग तरीके के फोल्ड बनते हैं। जैसे ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, अंदर मैग्मा खोल रहा है, तो कई बार इस पर धक्का मारेगा तो हल्का सा बैंड पड़ गया, ये हो सकता है यहाँ पे बल ज्यादा पड़े, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, महाद्वीप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जो भी एंडोजेनिक फोर्स होती है उनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्स। हाँ सॉरी, ये बोला कि इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव फोर्स, ठीक है, और वो एक्सोजेनिक बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव फोर्स। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो ये पर्वत बने हैं, ये जो पर्वत बनेंगे, इन पर्वतों को तोड़ने का काम करेंगे एक्सोजेनिक वाले। तभी तो हिमालय से ऊंचा था कभी अरावली, और उसको तोड़ के पर्वत वो हवाओं ने, पानी ने छोटा कर दिया, ठीक है। तो जो बहिर्जात बल होंगे उन्हें बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, इन्हें बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, यानी निर्माणकारी, ये चीजों को निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सोजेनिक बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी, जो स्थल बन गए हैं वो लगातार उसको तोड़ते फोड़ते रहेंगे। लेकिन जो एंडोजेनिक फोर्स है वो अधिक स्ट्रांग है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि इन दोनों में कौन स्ट्रांग है, तो एंडोजेनिक। इसीलिए अगर कोई पर्वत बन गया, इसको तोड़ने का काम तो वो कर रहा है, लेकिन जिस समय वो तोड़ रहा है बहिर्जात बल, उस समय अंतर्जात बल भी काम कर रहा है। इसीलिए बहिर्जात बल कभी धरती को समतल नहीं करता है। कैसे, कभी अरावली हिमालय से अधिक ऊंचा था, ठीक है, अरावली नीचा हो गया, लेकिन उससे पहले हिमालय दूसरा बन गया। अरावली भी समतल हुआ नहीं, लेकिन हिमालय खड़ा हो गया है, क्योंकि अंतर्जात बल उसी समय काम कर रहा है जिस समय बहिर्जात बल उसे तोड़ रहा है। और इसलिए हमेशा पृथ्वी पर असमानता आपको दिखाई पड़ेगी, कभी ऐसा नहीं होगा धरती पूरी बराबर हो जाए, ठीक है। ये अब आते हैं हम फोल्ड पर आते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये फोल्ड बनते हैं इनको बोलते हैं एंटीक्लाइन या एंटी सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन या एंटीक्लाइन, ठीक है। ये जो नीचे वाले पार्ट है इसमें उल्टा क्या है, एंटी के लोग नीचे मान लेते हैं, यही पर्सनल बात है। एंटी मतलब हमेशा ऊपर होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे सिंक्लाइन। जो नीचे धसा होगा उसे बोलेंगे सिंक्लाइन, जो ऊपर बसा होगा उसे बोलेंगे एंटीक्लाइन। ये सही है इसमें। अब देखेंगे इसमें,
अब इस पे फोल्ड पढ़ते हैं। फोल्ड कैसे पढ़ते हैं? ये फोल्ड को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे सममित, असममित यानी सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। पढ़ा इसको? सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, ठीक है। और होता है आइसोक्लिनल होता है, ओवरथ्रस्ट होता है, रिकम्बाइंड होता है यानी सम्मित, असम्मित। मैं इसकी हिंदी देख लेता हूं, हिंदी आप लोग के लिए। हाँ, इसको बोलते हैं सम्मित, असम्मित, दिक्नत वलन, बड़े है, परिवलित, पंखा वलन, ये सब नाम होते हैं इनके। अब बनते कैसे, ध्यान दो इसमें। पहला बता रहा हूं मैं आपको। आ? देखो अभी आपको पहली दिन में है तो भारी लग रहा है, कहते हैं प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, प्रैक्टिस में, ठीक है। नाम देखो मुझे देखने पड़ रहे हैं, मैं इसका कॉन्सेप्ट जानता हूं, नाम तो ठीक है। जब ये नाम एग्जाम में आएगा तो कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा पर्वत निर्माण कारिबल, तो पर्वत ही आएगा आपके दिमाग में ना। महाद्वीप में ये सब आ जाएंगे आप लोग, तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करो, आ जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसमें क्या ना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसलिए देख लो इसमें एक एक चीज तोड़ना पड़ रहा है इसमें। सिमेट्रिकल बोलते हैं इसे हम लोग, सिमेट्रिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं सममित वलन। सममित वलन क्या होता है? जब दोनों एंगल, बहुत ध्यान देना, जब दोनों एंगल बराबर हो, ध्यान दे रहे हो, बराबर दोनों यानी समान है, सममित है, ठीक है। अगला होता है असिमेट्रिकल। ये देखो दोनों का एंगल ही बराबर है, जैसे हाँ। नहीं, हाइट की यहाँ बात ही नहीं हो रही ना, हम हाइट की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो एंगल की बात कर रहे हैं मेरे को, ठीक है। हम यहाँ हाइट की बात ही नहीं कर रहे हैं। असममित वलन, ठीक है। असममित में क्या होगा, बहुत ध्यान देगा यहाँ पे, ठीक है। या मैं हल्का थोड़ा और करता हूँ इसको।